गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी में चैप्टर नंबर 4 सांवले सपनों की याद पढ़ेंगे। इस चैप्टर के राइटर जाबिर हुसैन थे। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौन ही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ था। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगां, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। जाबिर हुसैन की भाषा शैली प्रवाह में है। अब हम लोग पाठ पढ़ते हैं सांवले सपनों की याद। आप लोगों को ये चैप्टर पूरा अपनी बुक से पढ़ना है और इसका सार जो है संक्षिप्त में वो मैं आपको सुना रही हूँ। आप लोग चैप्टर पढ़ें बुक से, लेकिन सार को ध्यान से सुनें। सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन द्वारा डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। यह संस्मरण पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली की मृत्यु के बाद लिखा गया है। लेखक ने सलीम अली का व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली का जनाजा लोग अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं। उनकी शव यात्रा में लोगों की बड़ी भीड़ है जो बिना रोक टोक के चुपचाप आगे बढ़ी जा रही है। इस भीड़ में सलीम अली की अर्थी सबसे आगे है। उनकी यह यात्रा अन्य यात्राओं से अलग है। अब वे उस पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, मीन्स प्रकृति में खोते जा रहे हैं, जैसे जो अंतिम गीत गाने के पश्चात मौत की गोद में जा बसा हो। कोई चाह कर भी लौटना चाहे तो संभव नहीं है। अब इस सोए हुए पक्षी को कोई जगाना भी नहीं चाहता। ये सलीम अली के बारे में है कि जैसे कोई पक्षी होता है कि अंतिम गीत उसने गाया, मीन्स पक्षी चहचहाते हैं, गीत गाते हैं, कोयल गाती है, उसी तरह से कि उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाए, उसी तरह से सलीम अली मृत्यु की गोद में, प्रकृति की गोद में समा चुके हैं। सलीम अली का प्रकृति और पक्षियों के प्रति बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण था। सलीम अली चाहते थे कि लोगों को पक्षियों, जंगलों, पहाड़ों और झरनों को आदमी की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जैसे लोग पेड़ तोड़ते हैं, पक्षियों को मारते हैं, पशुओं का शिकार करते हैं, पक्षियों का शिकार करते हैं, पेड़ों को काट करके लकड़ी जलाना है, लकड़ी बेचना है और चीज़ें करते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। उनको प्रकृति को, पशु पक्षियों को आदमियों की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उन्हें तो प्रकृति की दृष्टि से देखना चाहिए। देखिए, प्रकृति किसी के साथ भी गलत नहीं करती, लेकिन जब वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि कितनी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो वो इसीलिए होती हैं क्योंकि हम लोग प्रकृति का बहुत कुछ बिगाड़ चुके हैं। हम लोगों ने प्रकृति को मासूम समझा ही नहीं है, उसका हमेशा दुरुपयोग ही किया है, प्रकृति को हमेशा दुख ही पहुंचाया है। जहाँ जंगल, जहाँ पेड़ काट काट के बिल्डिंग बनती चली गई। पहाड़ों पर देखिए कितना निर्माण कार्य होता है, नदियों के साथ खिलवाड़ है, पशु पक्षियों के साथ खिलवाड़ है, तो वही प्रकृति हमें लौटा रही है। अब जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं कि बाढ़ आई, भूकंप आया, तूफान आया, जिस तरीके से बारिश, घनघोर बादल फटना, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो वो इसीलिए हैं क्योंकि हम लोगों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, मनुष्य प्रजाति ने, तो अब प्रकृति मनुष्य प्रजाति के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसीलिए है प्रकृति को प्रकृति की दृष्टि से देखना चाहिए, उसको मनुष्यों की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तभी व्यक्ति पक्षियों की संगीत रूपी मधुर आवाज़ का आनंद अनुभव कर सकता है। अगर हम प्रकृति को प्रकृति की दृष्टि से देखें, उसके साथ प्रेम का अनुभव करेंगे, प्रेम से पेश आएंगे, तभी हम पशु पक्षियों की, देखिए पशु पक्षी चाहते हैं। लोग पेड़ों की बात, पेड़ भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि पेड़ हम लोग की तरह बोलते हैं, लेकिन पेड़ों की भी भाषा, पेड़ भी बोलते हैं। खुश होंगे तो लहलहाएंगे, आवाज़ करते हैं पत्ते। पशु पक्षी बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें करते हैं, पक्षी गाते हैं। तो वही है, जब हम प्रेम करेंगे उनसे तभी हम उस आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। एक घटना हुई थी जिसका सलीम अली के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। चलिए उस घटना के विषय में जानते हैं।
लेखक कहता है कि उसे पता नहीं कि कृष्ण ने वृंदावन में कब रासलीला की थी और कब उन्होंने गोपियों को अपनी शरारतों से परेशान किया था, कब उन्होंने मक्खन की मटकी तोड़कर माखन खाया था, कब उन्होंने विश्राम किया था, कब उन्होंने अपनी मधुर बंसी बजाकर वृंदावन को संगीतमय बना दिया था। उसको ये कुछ भी नहीं पता कि ये घटनाएं कब कब हुई, लेकिन परंतु आज भी वृंदावन में यमुना नदी का सांवला पानी पूरे घटना चक्रम का स्मरण करा देता है। वृंदावन जाइए आप, अगर अभी भी जाएंगे वृंदावन तो आपको वहाँ पर कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए पता चलेंगे। इतना प्रेम है वहाँ पे, इतनी मतलब वहाँ की मिट्टी से खुशबू आती है श्री कृष्ण की। और वही यमुना नदी के किनारे आप जाएं तो आपको लगेगा कि श्री कृष्ण आज भी यहाँ पर हैं, बंसी बजा रहे हैं, महसूस करेंगे। अगर आप, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही गए तो ऐसे ही लग जाएगा, अगर आप वाकई में हृदय से महसूस करना चाहेंगे करेंगे तो आपको आज भी वो सब घटनाक्रम जो है स्मरण हो जाएगा। लोगों को लगता है कि नदी की ओर बढ़ती भीड़ में से कोई सामने आकर बंसी बजाएगा और प्रत्येक के कदम रुक जाएंगे। अभी तक भी वृंदावन की कृष्ण की बांसुरी के जादू से रिक्त नहीं हुआ है। कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव वहाँ अब तक विद्यमान है, लेकिन ज़रूरत है महसूस करने की, उसकी अनुभूति करने की। और सालेम अली का व्यक्तित्व कैसा था? सालेम अली के व्यक्तित्व में हम लोग जानेंगे। सालेम अली शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर थे। वे लगभग 99 वर्ष जीवित रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान और कैंसर जैसी बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई, परंतु उनकी आंखें अंतिम समय तक एकदम ठीक थीं। उनकी आंखें सदैव पक्षियों की खोज और उनकी रक्षा के प्रति समर्पित रहीं। उनकी आंखों पर से दूरबीन उनकी मृत्यु के बाद ही उतरी थी। उनके जैसा पक्षियों की देखभाल करने वाला संभवतः कोई नहीं हुआ। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक अथाह सागर बनकर उभरे थे। वे स्वभाव से घुमक्कड़ थे। जो लोग उनसे परिचित थे उन्हें लगता है कि वे आज भी पक्षियों की खोज में निकले हुए हैं। उनको पक्षियों से इतना प्यार था और अभी अपने खोजपूर्ण परिणामों के साथ लौट आएंगे। तब तक वे नहीं लौटते, उन्हें जब तक वो नहीं लौटते उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। सालिम अली और तहलीमा का क्या संबंध था? सालिम अली एकांत क्षणों में बिना दूरबीन के भी देखे गए। उनकी दृष्टि प्रकृति से प्रभावित होने की अपेक्षा प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने वाली थी। उनके लिए प्रकृति में चारों ओर एक रहस्य भरी दुनिया थी। यह दुनिया उन्होंने अपने लिए गढ़ी थी। उसे गढ़ने में उनकी पत्नी तहमीना ने भी बहुत सहायता की थी। उनकी पत्नी उनकी पूरी सहायता करती थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव के, एकदम एकांत में रहने वाले व्यक्ति थे और वो प्रकृति के बहुत अधिक करीब थे। एक बार सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण से मिले। तत्कालीन मीन्स उस समय पे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते चौधरी चरण सिंह। चौधरी साहब के सामने पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने रखा, उससे उनकी आंखें नम हो गईं। किनकी? चौधरी चरण की, प्रधानमंत्री की हमारे। अब दोनों में से कोई नहीं रहा। अब ऐसा कोई नहीं है जो सोंधी मिट्टी पर उगली फसलों के बीच नए भारत की नींव रखने का संकल्प ले और हिमालय और लद्दाख की बर्फीली धरती पर रहने वाले पक्षियों का पक्ष ले, उनकी सुरक्षा के प्रति चिंतित हो। अब कोई ये सोचे इस विषय में, कोई विचार करे, कोई उसके लिए कोई कदम उठाए कि हमारे पक्षियों की मदद की जाए, उनकी सुरक्षा की जाए, हमारे यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है, प्रकृति है, उसकी रक्षा की जाए। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ द स्पैरो लिखी थी। उसमें उन्होंने क्या लिखा था? जटिल प्राणियों के लिए वे सदा एक पहेली, उसमें उन्होंने पहेली बने रहेंगे। उसमें उन्होंने पक्षियों के बारे में लिखा था कि गौरैया वाली कहानी सुनाई थी। वो आप अपने चैप्टर में पढ़ेंगे कि सालिम अली ने एक गौरैया की कहानी सुनाई थी कि बहुत ही ज़्यादा उससे प्रेम था उनको गौरैया से। बचपन में उनकी एयरगन से घायल होकर उनकी छत पर गिर गई थी।
उनके जीवन को, उस गौरैया वाली घटना से उनके जीवन का जो दिशा थी जीवन की वो बदल गई थी। वह गौरैया उन्हें आजीवन खोज के नए नए रास्तों पर ले जाती रही। वे नैसर्गिक जीवन के प्रतिरूप बन गए थे। लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से अपने पति के संबंध में कुछ लिखने को कहा था। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि लॉरेंस के संबंध में मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी अधिक जानती है। मतलब उसको इतना प्रेम था गौरैया से उनको कि वो गौरैया के साथ अधिक समय बिताते थे। लॉरेंस खुले दिल वाले सीधे साधे आदमी थे। मेरे लिए उनके संबंध में लिखना असंभव है। ये इस पाठ का पूरा सार रहा और आपका चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसकी क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।